नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे जो 3 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज बाय यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 विच सिटी बिकम्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 द्वारा जारी सूची में कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे लाहौर, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद और गुड़गांव। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है लाहौर। अब लाहौर कहाँ पर है? तो लाहौर है पाकिस्तान में। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, तो चलिए देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी ये होता है कि जो हवा होती है वो हवा में जो प्रमाण होता है, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके जो इमिशन होते हैं तो इनके वजह से हवा में जो इनका प्रमाण होता है वो मनुष्य के लिए कितनी हानिकारक है, इसकी रैंकिंग ये बताने की कोशिश करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर दिख रहा है वो है पर्टिकुलेट मैटर। अब पर्टिकुलेट मैटर यानी क्या होता है? तो पर्टिकुलेट मैटर यानी ये होता है कि कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड वो अगर हजार्डस होगा ह्यूमन के लिए तो उसे पर्टिकुलेट मैटर के रूप में कहा जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें लाहौर की रेटिंग दिख रही है 423। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन सा शहर आया? तो 2 नंबर पर आया है न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, जिसकी जो रेटिंग है वो कितनी है? तो वो है 229। उसके बाद में 3 नंबर पर कौन सा शहर आया है? तो 3 नंबर पर है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। उसकी रेटिंग क्या है? तो वो आई है 178। उसके बाद में अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में पर्टिकुलेट मैटर की बात करें तो अगर 0 से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसे गुड कहा जाता है। 51 से 100 तक रहता है तो उसे मॉडरेट कहा जाता है। उसके बाद में 101 से 150 तक रहता है तो उसे अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स कहा जाता है। उसके बाद में 151 से 200 तक अगर होता है तो उसे अनहेल्दी कहा जाता है। उसके बाद 201 से 300 तक रहता है तो उसे वेरी अनहेल्दी कहा जाता है। उसके बाद में 301 से 500 तक रहता है तो उसे हजार्डस कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं लाहौर में ये अभी स्थिति जो है वो हजार्डस हो गई है वहाँ के एयर की। तो इतनी जानकारी हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मिलती है। अब ये जारी कौन करता है? तो ये जारी जो करते हैं उनके बारे में अब डिटेल में देखते हैं। तो इसे जो जारी करते हैं वो है ईपीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 2 दिसंबर 1970 को। इसके जो फाउंडर है वो है रिचर्ड निक्सन। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वर्तमान में वो है एंड्रू व्हीलर। उसके बाद में अब यहाँ पर लाहौर जो है वो बना है सबसे प्रदूषित शहर। तो लाहौर कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ये है मैप में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से भारत के कौन से राज्यों की सीमा लगती है तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो पाकिस्तान से भारत के जिन राज्यों की सीमा लगती है वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो पहले एक ही राज्य माना जाता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो राज्य थे वो थे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं तो अब कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो राज्य जो है वो सिर्फ गुजरात, राजस्थान और पंजाब ही बचे हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 2 हो गए, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ऐसा हमें इसे याद रखना है। पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है इस्लामाबाद। वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तानी रूपी। वहाँ के जो पीएम है वो कौन है? इमरान खान, जो कि एक क्रिकेटर थे। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आरिफ अलवी। जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो मैं एक बात आपको हमेशा बताता हूँ कि जो मलाला यूसुफजई है, जो कि वहाँ की यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है 2014 में, जो कि उन्हें मिला था पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में। तो इतनी जानकारी हमें पाकिस्तान के बारे में इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 4 दिसंबर का आज का जो पहला सवाल है वो है, द ओनर ऑफ एमडीएच महाशय धर्मपाल गुलाटी हैज पास्ड अवे, व्हेन डिड ही गेट पद्म भूषण। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है, उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2018, 2019, 2017 और 2016। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2019। अब यहाँ पर एमडीएच की बात हुई है तो एमडीएच यानी क्या होता है? उसके बाद में धर्मपाल गुलाटी की बात हुई है तो धर्मपाल गुलाटी कौन थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, चलिए देखते हैं। और उन्हें पद्म भूषण भी कब मिला था, किसने दिया था, चलिए इन सभी प्रश्नों के जवाब देखते हैं।
तो ये है धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें जो पद्म भूषण है वो कब मिला था, तो वो मिला था 2019 में। किसने दिया था, तो वो दिया था रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के कौन से क्रमांक के है, तो वो है 14वें क्रमांक के। उसके बाद में अब यहाँ पर धर्मपाल गुलाटी जी की बात हुई है, तो इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 27 मार्च 1923 को। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, तो वो है सियालकोट, जो कि पंजाब प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद में एमडीएच का मतलब क्या होता है, तो एमडीएच का ये मतलब होता है महाशयन डी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में एमडीएच की स्थापना करी किसने थी और कब करी थी, तो एमडीएच की जो स्थापना है वो हुई थी 1919 में, जो की थी चुन्नीलाल गुलाटी, जो कि महाशय गुलाटी जी के पिता थे। उसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 3 दिसंबर 2020 को। कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है दिल्ली में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 26 नवंबर और 3 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 3 दिसंबर। अब यहाँ पर हमें 1 दिसंबर दिख रहा है, तो 1 दिसंबर को क्या होता है, तो 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। अब एड्स डे की बात हुई है, तो एड्स यानी क्या होता है, तो एड्स यानी ये होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये होता किससे, तो ये होता है एचआईवी से। तो एचआईवी क्या है, तो ये एक वायरस है। तो एचआईवी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो एचआईवी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब यहाँ पर हमें 2 दिसंबर दिख रहा है, तो 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें 26 नवंबर दिख रहा है, तो 26 नवंबर को हम 3 से 4 दिन मनाते हैं। कौन से दिन ये होते हैं, तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है वो होता है संविधान दिवस, जो कि हमें सबको पता है। उसके बाद में जो दूसरा दिन होता है वो होता है कानून दिवस, भी इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय दूध दिवस जो होता है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद में एक और डे है जो इस दिन मनाया जाता है, वो होता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो 4 दिन जो है वो मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर हमें डेज याद करना है तो हमें कंपेयर करके डेज को याद करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर बात हुई है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो कि 3 दिसंबर को मनाया गया है। अब ये मनाता कौन है, तो मनाता है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन ने ये मनाना कब से शुरू किया था, तो शुरू किया था 1992 से। उसके बाद में अब 2020 है, तो 2020 की इस साल की थीम क्या है, तो वो है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। उसके बाद में जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था यूनाइटेड नेशन का, तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, एंटोनियो गुटारेस। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बॉल बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए, जिस पर मैंने डिटेल में बताया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है, उनके स्थापना वर्ष है, उन्हें आसान तरीके से हम बेस्ट ट्रिक से याद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो जो अगला सवाल है वो है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। जो सही जवाब है वो है अफगानिस्तान। अब यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात हुई है, तो ये जारी कौन करता है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये जारी करता है आईईपी। अब आईईपी यानी क्या होता है, तो आईईपी यानी होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है सिडनी में। सिडनी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। वहाँ के जो पीएम है वो कौन है, तो वो है स्कॉट मॉरिसन। वहाँ की जो करेंसी है वो कौन है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। उसके बाद में अब यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन सा देश रहा है और भारत की रैंक इसमें क्या है। तो ये है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। इसमें जो 1 नंबर पर रैंक आई है वो आई है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का जो रेटिंग पॉइंट है वो है 9.592। उसके बाद में जो 7 नंबर पर आया है वो है पाकिस्तान। 8 नंबर पर जो है वो है इंडिया। इंडिया के जो पॉइंट्स है वो है 7.353। बाद में अगर हम सबसे कम की बात करें, यानी कि जो 133rd रैंक आया है वो आया है कतर का। यानी कतर जो है वो सबसे कम प्रभावित है टेररिज्म से इस वर्ष में। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच कंट्री डिक्लेयर्स क्लाइमेट इमरजेंसी। कौन से देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राजील, न्यूजीलैंड और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर जलवायु आपातकाल यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी की बात हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में न्यूजीलैंड की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
ये है न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा आर्डेन। उसके बाद में जो न्यूजीलैंड है उसकी कैपिटल क्या है, तो वो है वेलिंगटन। उसकी जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद में अब इन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी जारी करी है, तो ये कौन से क्रमांक की कंट्री बनी है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी जारी की है? 32वें क्रमांक का देश जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी जारी करी है। इसके पहले जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो पहले ही इमरजेंसी जारी कर चुके हैं। उसके बाद में एक लक्ष्य और रखा है जेसिंडा आर्डेन ने, उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक कार्बन न्यूट्रल करना है उन्हें न्यूजीलैंड में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल मनोज एम नरावने, जनरल राजीव चौधरी और जनरल हरपाल सिंह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जनरल राजीव चौधरी। उसके बाद में अब ये बीआरओ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं बीआरओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अब यहाँ पर एडमिरल करमवीर सिंह की बात है, तो ये कौन है? तो ये भारत के नेवी चीफ है। कौन से क्रमांक के? तो ये 24वें क्रमांक के। उसके बाद में जनरल मनोज एम नरावने की बात हुई है, तो ये भारत के आर्मी चीफ है। कौन से क्रमांक के? तो ये है 28वें क्रमांक के। उसके बाद में अब यहाँ पर जनरल हरपाल सिंह की बात हुई, तो जनरल हरपाल सिंह कौन है? तो ये हाल ही में इंजीनियरिंग चीफ नियुक्त हुए हैं भारतीय सेना के। तो इतनी जानकारी हमें इन 3 ऑप्शन से मिलती है। चलिए देखते हैं अब बीआरओ यानी क्या होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 7 मई 1960 को। इसके जो फाउंडर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे पहले। उसके बाद में इसके जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन नियुक्त हुई है? तो वो नियुक्त हुई है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, विच स्टेट्स फर्स्ट 11.5 मेगावाट पावर प्लांट बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल वेस्ट बीइंग सेटअप एट बिदादी। किस राज्य में पहला बिदादी में स्थापित किया जा रहा है नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो एक 11.5 मेगावाट का एक बिजली का पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है बिदादी में, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अब ये बनाया किससे जा रहा है? तो जो नगर पालिका का कचरा होता है, यानी कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, उससे इसे बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो कि इस राज्य में पहली बार हो रहा है। उसके बाद में अब कर्नाटक की बात हुई, तो चलिए देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बैंगलोर। उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वहाँ के जो सीएम है वो है BS येदुरप्पा, और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? वजुभाई वाला। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, IOCL लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। IOCL ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में अब यहाँ पर IOCL की बात हुई है, तो IOCL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, और 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल क्या है उसे भी देखते हैं। तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। उसके बाद में अब यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी भी लिखा था हमें ऑप्शन में, तो वो कौन है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके बाद में IOCL की बात हुई, तो चलिए देखते हैं IOCL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 30 जून 1959 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्रीकांत वैद्य। उसके बाद में अब यहाँ पर जो पेट्रोल है, ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है XP100। उसके बाद में अब ये जो आम लोग हैं उन्हें कब मिलेगा? तो ये पहले फेजेस में मिलेगा, यानी कि जो पहला फेज है उसमें जो भारत की 10 सिटीज़ है टॉप, उसमें ये अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद में फिर ये आगे की 10 सिटीज़ में ऐसा करा जाएगा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। वो है, विच स्टेट लॉन्चेस मैसिव दुआरे सरकार आउटरीच कैंपेन। किस राज्य ने बड़े पैमाने पर दुआरे सरकार अभियान शुरू किया? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ममता बनर्जी, वहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। उसके बाद में अब ये दुआरे सरकार क्या है? तो दुआरे सरकार का जो उनका स्लोगन है वो है, जार जेखाने दरकार
आशीष या अपनार दुआरे सरकार, यानी कि गवर्नमेंट विल बी एट योर डोर स्टेप्स वेन एवर यू नीड इट। तो ये करा क्यों जा रहा है? तो जो असेंबली इलेक्शन है जो कि अप्रैल में 2021 में होने वाले हैं, ये उसके लिए प्रयास किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। उसके बाद में अगला सवाल क्या है, चलिए उसे देखते हैं। तो जो अगला सवाल है वो है अर्जुन मुंडा ई लॉन्चेस वर्चुअल आदि महोत्सव ऑफ विच स्टेट। अर्जुन मुंडा ने किस राज्य का वर्चुअल आदि महोत्सव ई लॉन्च किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर वर्चुअल आदि महोत्सव की बात है, तो आदि महोत्सव जो है वो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये महोत्सव जो है वो पहली बार जो है वो वर्चुअली मनाया जा रहा है। अब ये मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और कौन से राज्य की गवर्नर है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में अर्जुन मुंडा ने ये ई लॉन्च किया है। तो अर्जुन मुंडा कौन है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री है वो। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है इंडिया एक्सपेक्टेड टू इनवाइट हुम एज 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। भारत 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित करने की उम्मीद करता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है व्लादिमीर पुतिन, जो बिडेन, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन कौन है? तो ये ब्रिटेन के जो है वो पीएम है। उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन कौन है? तो ये रूस के प्रेसिडेंट है। बाद में जो बिडेन कौन है? तो ये 46 नंबर के अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। और स्कॉट मॉरिसन कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। उसके बाद में अब यहाँ पर 2021 रिपब्लिक डे की बात हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस दिन जो है वो किसे बुलाया जा सकता है, यानी इन्वाइट किया जा सकता है? तो वो है बोरिस जॉनसन। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो 4 दिसंबर का आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इट विल प्रोवाइड 3 करोड़ डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू द पीपल फॉर फ्री। किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है जहां पर डेली क्विजेस होती है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जुड़ सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।